कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पैसा सिर्फ ऐशो आराम नहीं बल्कि चुप्पी और कानून से छूट भी खरीद लेता है। यही थी जेफरी एप्स्टीन की दुनिया, एक नाम जो हमारे समय के सबसे काले घोटालों में से एक का प्रतीक बन गया। एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक अमीर फाइनेंसर की नहीं बल्कि ताकत, चालाकी और रहस्यों के जाल की दास्तान है जो समाज के सबसे ऊंचे तबकों तक फैला था। आखिर ये शख्स कौन था और कैसे इतने सालों तक राष्ट्रपतियों, राजकुमारों और मशहूर हस्तियों के बीच रहकर अपने काम करता रहा। बाहर से वह एक तेज दिमाग वाला वित्तीय जादूगर था जिसने खुद को परोपकारी और रसूखदार लोगों का दोस्त दिखाया, लेकिन इस चमकदार पर्दे के पीछे एक डरावनी सच्चाई छुपी थी। आरोपों और फुसफुसाहटों के बीच एक शिकारी की तस्वीर उभरी जिसने अपनी दौलत और संबंधों का इस्तेमाल कमजोरों का शोषण करने के लिए किया। एप्स्टीन का मामला हमें हमारे समाज और न्याय व्यवस्था की असहज सच्चाइयों से रूबरू कराता है। उसकी जिंदगी और मौत अपने पीछे अनगिनत अनसुलझे सवाल और टूटी हुई जिंदगियां छोड़ गई। जैसे जैसे हम एप्स्टीन की कहानी में उतरेंगे, हम उसके उत्थान, अपराधों, मौत और उसकी विरासत की परतें खोलेंगे। एक ऐसी दुनिया की यात्रा जहां रहस्य, झूठ और न्याय की तलाश आज भी जारी है। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसमें गणित और विज्ञान के लिए गजब की समझ थी, लेकिन उसने कभी कॉलेज की डिग्री पूरी नहीं की। फिर भी उसने मैनहट्टन के प्रतिष्ठित डाल्टन स्कूल में पढ़ाने की नौकरी पाली। यहीं से उसके नेटवर्किंग की असली शुरुआत हुई। एक छात्र के पिता बियर स्टर्न्स के एक बड़े अधिकारी एप्स्टीन से इतने प्रभावित हुए कि उसे वॉल स्ट्रीट में नौकरी मिल गई। बियर स्टर्न्स में उसने अपनी काबिलियत से सबको चौंका दिया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा इससे भी बड़ी थी। 1982 में उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जे एप्स्टीन एंड कंपनी, जो सिर्फ अरबपतियों के लिए थी। उसने रहस्यमय तरीके से दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से संबंध बनाए और अपनी कंपनी को गोपनीयता के किले में बदल दिया। यही नेटवर्क उसकी सबसे बड़ी ताकत बना, जिससे उसे दशकों तक परछाइयों में अपना साम्राज्य बनाने का मौका मिला। एप्स्टीन की दौलत का प्रदर्शन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उसकी मुख्य कोठी मैनहट्टन के अपर ईस्ट साइड पर थी, 7 मंजिला 40 कमरों वाला महल जहां लगातार रसूखदार मेहमान आते रहते थे। उसके पास पाम बीच, पेरिस, न्यू मैक्सिको और यूएस वर्जिन आइलैंड्स में भी आलीशान संपत्तियां थीं। सबसे कुख्यात थी लिटिल सेंट जेम्स एप्स्टीन आइलैंड, जो उसके काले रहस्यों का प्रतीक बन गया। उसकी निजी बोइंग 727 लोलिटा एक्सप्रेस हाई प्रोफाइल मेहमानों को दुनिया भर में उड़ाने के लिए बदनाम थी। ये जेट सिर्फ सफर का साधन नहीं बल्कि उसका चलता फिरता नेटवर्क था जहां सौदे और गठबंधन बनते थे। उसने वैज्ञानिक शोध और राजनीतिक अभियानों को दान देकर अपनी छवि एक बुद्धिजीवी और दानवीर की बनाई, लेकिन इस सुनहरे पिंजरे के पीछे उसकी दौलत ने उसके अपराधों को छुपाने की दीवार खड़ी कर दी थी। 2005 में एप्स्टीन की केयरफुली बनाई गई छवि में पहली बड़ी दरार आई। पाम बीच में एक मां ने पुलिस को बताया कि उसकी 14 साल की बेटी को एप्स्टीन ने पैसे देकर बुलाया और उसका यौन शोषण किया। जल्द ही कई और लड़कियां सामने आईं, जिन्होंने एक संगठित शोषण का खुलासा किया। पुलिस जांच में दर्जनों पीड़ितों की पहचान हुई, जिनमें ज्यादातर नाबालिग और कमजोर पृष्ठभूमि की थीं। सबूत इतने मजबूत थे कि लगा एप्स्टीन को अब सजा मिलेगी, लेकिन पर्दे के पीछे उसके वकीलों ने फेडरल प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर अकोस्टा से एक गुप्त सौदा कर लिया। एप्स्टीन को फेडरल चार्ज से बचा लिया गया। उसने मामूली राज्य स्तरीय आरोप कबूल किए और हल्की सजा पाई। पीड़ितों को इस सौदे की जानकारी तक नहीं दी गई। एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सजा हुई, जिसमें से उसने 13 महीने ही जेल में बिताए, वो भी आराम से, दिन में बाहर जाकर। 2008 के सौदे के बाद भी एप्स्टीन ने अपनी आलीशान जिंदगी जारी रखी, लेकिन पीड़ित और पत्रकार हार नहीं माने। 2018 में मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट ने उसके पुराने सौदे को उजागर कर दिया। सार्वजनिक आक्रोश के बाद 2019 में एप्स्टीन को न्यू जर्सी में गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप थे नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग और साजिश। जांच में सामने आया कि 2002 से 2005 के बीच दर्जनों नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ। उसकी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल पर भी लड़कियों की भर्ती और ट्रैफिकिंग का आरोप लगा। कई ताकतवर नाम प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप मीडिया में आए,
जिससे एप्स्टीन के नेटवर्क की गहराई उजागर हुई। इस बार एप्स्टीन को जमानत नहीं मिली और दुनिया को लगा कि अब सच सामने आएगा। लेकिन मुकदमे से पहले ही अगस्त 2019 में एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। आधिकारिक तौर पर मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन हालात बेहद संदिग्ध थे। 2 सुरक्षा कैमरे खराब थे और गार्ड्स ने निगरानी में लापरवाही की। इन चौंकाने वाली चूकों ने हत्या की साजिश की अटकलों को हवा दी। एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा। यह वाक्य इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों का भरोसा डगमगाया। उसके वकीलों ने भी आत्महत्या के निष्कर्ष पर सवाल उठाए। कई जांचों के बावजूद आधिकारिक तौर पर मौत आत्महत्या ही मानी गई। लेकिन सवाल आज भी कायम है, क्या यह सिस्टम की नाकामी थी या ताकतवरों के राज छुपाने की साजिश? एप्स्टीन की मौत ने उसकी कहानी खत्म नहीं की, बल्कि उसे दोहरे न्याय तंत्र का प्रतीक बना दिया। उसका मामला आज भी ये सवाल उठाता है, क्या दौलत और ताकत इंसान को कानून से ऊपर कर सकती है? 2008 का सौदा दिखाता है कि सही संबंधों और पैसे से सबसे घिनौने अपराध भी दबाए जा सकते हैं। उसकी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल को सजा मिली, लेकिन पूरा नेटवर्क अब भी लार्जली अज्ञात और दंड से बाहर है। 2024 में कोर्ट दस्तावेजों के खुलासे ने उसके संबंधों की चौड़ाई उजागर की, जिससे संस्थाओं पर भरोसा और कम हुआ। पीड़ितों की हिम्मत ने समाज में बदलाव की लहर चलाई और आवाज उठाने वालों को प्रेरित किया। एप्स्टीन की कहानी बताती है कि ताकतवरों के खिलाफ सच बोलना कितना मुश्किल है, लेकिन जरूरी भी। उसकी विरासत एक चेतावनी है, जब तक जवाबदेही नहीं होगी, न्याय अधूरा रहेगा और सच्चाई की लड़ाई जारी रहेगी।